हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, हम लोगों ने एक बेहतरीन क्लास शुरू की है जियोग्राफी की, जिसमें पिछली 2 क्लासेस हम दे चुके हैं और उन 2 क्लासों में हमने पढ़ा है भारत का विस्तार, भारत की स्थिति और कुछ पड़ोसी देशों को, और उन देशों के साथ में जो भारत की राज्य सीमा बनाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। अपितु कर्क रेखा को भी हमने उसमें कवर करने का पूरा प्रयास किया है। तो साथियों, आज हम उसके आगे की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें से थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ अभी चीज़ें रह गई हैं उससे, रेखाओं से संबंधित और भारत के विस्तार से संबंधित कुछ बातें रह गई हैं, और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे भारत का जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका समय ना लेते हुए सीधे हम लोग क्लास पे आते हैं। और बेटा, जिन लोगों ने भी क्लास को देखा नहीं है, पिछली 2 क्लासेस को, उनको जाके देख लीजिएगा और आगे की फिर हम लोग बातें करते रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि जो ये बीच में दिख रही है रेखा, ये है आपकी कर्क रेखा। ये क्या है बेटा? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काटती है। कई जगह पे मैंने देखा है कि लोगों ने मित्र पर गमछा झार ये ट्रिक बता रहे हैं और कई सारे बच्चे इसी को रटे बैठे हैं। प्लीज़ बेटा, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, उसके चक्कर में ना पड़ो, उसको बिल्कुल डिलीट मारो। हमने जो तरीका बताया है उस तरीके को बेहतरीन तरीके से याद रखिए। गरम छाछ पीकर मामा त्रिपुरा गए। ठीक है ना, त्रिपुरा मामा गए, ऐसे था। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा बेहतरीन तरीके से बेटा। ये आपका क्रम बनाएगा, आप भूलेंगे नहीं इसको, समझे ना। चलिए, इसके बारे में एक बार बाद में हम फिर से रिवीजन करा देंगे। ठीक है ना। तो आज की हम आगे की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा, इस कर्क रेखा से एक बेहतरीन प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा भारत के किस नदी को, ठीक है ना, कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है। ठीक है ना, 2 बार काटती है। ठीक है ना, अर्थात वो नदी कुछ ऐसे निकलती है। ठीक है ना, कुछ ऐसे निकलती है, सॉरी एक मिनट, ये ऐसे निकलती है और ऐसे होके फिर ऐसे चली जाती है। तो ये ऐसी कौन सी नदी, तो 3 बार कट गया। ठीक है ना बच्चे, ये 3 बार कट गया। ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार कट के ऐसे बहती है? ठीक है ना, ऐसे। तो इस तरीके से ऐसी कौन सी नदी है जिसको 2 बार काटती है? ये कर्क रेखा। ठीक है ना, तो याद रखना, ये है बेटा माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। ठीक है ना। आज दिख रहा है बच्चे? अगर मार्कर हल्का है थोड़ा सा हम डार्क वाला ले लेंगे, कुछ चीज़ें समझाने के लिए मैंने आज मार्कर चेंज कर रखा है। बच्चों की शिकायत थी सर थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, तो आप थोड़ा बड़ा लिखिए। ठीक है, चलिए। तो माही नदी भारत को कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है ना, ये बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। माही नदी जो कि कहाँ कहाँ बहती है? ये गुजरात, ये बच्चे गुजरात और राजस्थान में बहती है। ठीक है ना, ये गुजरात और राजस्थान में बहती है। ठीक है ना, ये गुजरात और राजस्थान में बहती है। ठीक है ना, इससे याद रखना, गुजरात और कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है। जो कर्क रेखा है बच्चे, ये कर्क रेखा सोन नदी, ठीक है ना, ये सोंद नदी और रिहंद नदी और बच्चे ये सोन नदी, रिहंद नदी और जो है ये बेतवा नदी को, ठीक है ना, और बेतवा नदी को, ठीक है ना, बेतवा नदी को एक एक बार काटती है। ठीक है ना, एक एक बार काटती है। इसका मतलब ये है, एक एक बार काटती है। इसका मतलब ये है बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए बात को समझिए कि जो आपकी कर्क माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है ना। उसके बाद अगर इस माही नदी की बात करें तो ये कहाँ बहती है? गुजरात और राजस्थान में बहती है। फिर अगर हम लोग कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा पर और कौन कौन सी नदियां हैं? तो भैया सोन नदी, रिहंद नदी और बेतवा नदी, ये भी इसको एक एक बार काटती हैं, क्योंकि सब ये जाके इधर बह रही होती हैं, तो ये एक एक बार जाके क्या करती हैं? काटती हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ी सी हम लोग बात करें तो एक भारत का राज्य है त्रिपुरा। ठीक है ना, भारत का राज्य है त्रिपुरा, जो कि बिल्कुल ये अंत में पड़ता है यहाँ पे। ठीक है ना, ये है त्रिपुरा, अंत में क्या मतलब? ये त्रिपुरा है। ठीक है ना, इस त्रिपुरा की राजधानी, ठीक है ना, त्रिपुरा की जो राजधानी है, ठीक है ना, त्रिपुरा की राजधानी जो कि क्या है बेटे? अगरतला है। क्या भैया? अगरतला। इसकी राजधानी क्या है? अगरतला।
ठीक है ना। इसकी राजधानी क्या है? अगरतला। अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, जो कि कर्क रेखा से बिल्कुल निकटतम बिंदु पर स्थित है। मतलब कि कर्क रेखा से बिल्कुल निकट अगर कोई राजधानी है तो वो कौन सी है? त्रिपुरा की राजधानी है, ठीक है ना। ये कर्क रेखा के निकट है, ठीक है ना, कर्क रेखा के निकटतम है, निकटतम है, ठीक है ना, निकटतम है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी राजधानी, निम्न में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा के बिल्कुल निकट स्थित है? तो आपको बताना है अगरतला। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर है, कर्क रेखा पर है, तो बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है ना। कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर झारखंड की राजधानी, ठीक है ना, कर्क रेखा पर झारखंड की राजधानी, क्या है भैया? झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची। क्या है भैया? रांची। रांची स्थित है, ठीक है ना, स्थित है। तो ये एकमात्र प्रश्न बन जाता है, कर्क रेखा भारत के एकमात्र राज्य झारखंड की राजधानी, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। रांची से होकर गुजरती है, ठीक है ना, रांची से होकर गुजरती है। और इसके बाद मध्य प्रदेश का, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल भी इसके निकटतम है, लेकिन सबसे निकटतम कौन है? तो अगरतला है। सबसे निकटतम कौन है? तो वो अगरतला है। तो क्या इतनी बात समझ में आई भाई? इतनी बात समझ में आई? त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला इसके सबसे निकटतम में है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इधर है झारखंड। झारखंड की राजधानी जिसका नाम क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी है रांची। रांची जो कि किस पर स्थित है? वो कर्क रेखा पर ही स्थित है, ठीक है ना, वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। तो ये मेरी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर ये बात समझ में आ गई भाई तो थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसे हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन वगैरह ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा वीडियो ब्रेक करके, हम इसे इरेज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी बात अगर समझ में आ गई भाई तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है आज भाई, ठीक है ना। बेहतरीन बातों पे आज हम लोग बात चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन बातें आज समझ आने वाले हैं, ठीक है ना। जो कि पिछले आपके SSC GD 2019-21 का एनालिसिस करके मैंने इसको बना रखा है आज की बातों को, ठीक है ना। तो वो उसमें बहुत बेहतरीन काम आने वाली है, ठीक है ना। चलिए, भारत के 16 राज्य, ठीक है ना, भारत के 16 राज्य, पिछली क्लास में हमने बताया था कि भारत में स्थलीय सीमा में कितने अंतर्राष्ट्रीय राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, उसके बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इतने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो यही भी कहा गया था कि इनमें से भारत के कितने राज्य हैं जो इनके साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के 16 राज्य हैं बच्चे, भारत के 16 राज्य हैं, भारत के 16 राज्य, ठीक है ना, 16 राज्य क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि भारत के 16 राज्य पड़ोसी देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं। अगर ये भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो 16 देश सीमा साझा करते हैं। अगर आपसे घुमा फिरा के ऐसे प्रश्न पूछ ले कि भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो भी आप क्या बताएंगे? 16 राज्य। अब यहां पर आपसे पूछे कि किस राज्य, किस देश के साथ में कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो ये पिछली क्लास में हमने बता रखा है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा और वहां से आप खुद ही नोट कर लीजिएगा कि पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ में कितने कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, उनकी संख्या भी मैंने लिखा रखी है, आप लोग वहां से इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात समझ में आई मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखिए, भारत के साथ मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कुछ ये मतलब भारत की ये तटीय स्थलीय सीमा है और ये कौन सी सीमा है? तटीय सीमा है। अब यहीं पर जब हमने बताया कि 16 राज्य सीमा साझा करते हैं पड़ोसी देशों के साथ में, तो यहाँ पे कुछ और बातें कर लेते हैं कि भारत के जो तटीय राज्य हैं वो कितने हैं। तो तटीय राज्यों पर स्थित है 9 राज्य, ठीक है ना। तटीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं? तो भारत के
भारत के 9 राज्य भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है ना, या समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। इसमें जो है उसको छोड़ के, केंद्र शासित राज्यों को छोड़ के, ठीक है ना, जिनमें से 2 तरीके से हैं। एक तो है पूर्वी तट पर, कौन है भाई? पूर्वी तट पर, ठीक है ना, पूर्वी तट पर, और दूसरे हैं पश्चिमी तट पर। दूसरे कौन से हैं? पश्चिमी तट पर, ठीक है ना भैया। दूसरे कौन से हैं? पश्चिमी तट पर, ठीक है ना, पश्चिमी तट पर। तो पूर्वी तट की अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी तट पर है भैया 4 राज्य। कितने राज्य हैं? 4 राज्य। और पश्चिमी तट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर है 5 राज्य, ठीक है ना। कितने राज्य हैं? 5 राज्य। कौन कौन से हैं आइए मैप पे देख लेते हैं। तो बेटा पहला तो हो गया गुजरात, पहला तो कौन सा हो गया? गुजरात। दूसरा हो गया तो ये हो गया बेटा आपका गोवा। गोवा के बाद फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? केरला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केएल कर दे रहे हैं, केरला हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 राज्य, हाँ गोवा इसमें भी शामिल किया जाएगा, ठीक है ना, गोवा शामिल किया जाएगा इसमें। यहाँ क्या कहते हैं, केंद्र शासित का मतलब ये अंडमान निकोबार को छोड़ के भी बात की गई थी, पूर्वी तट की, ठीक है ना। तो ये 5 राज्य बेटा किस पे हो गए? आपके पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर कितने राज्य हो गए? 5। अब पूर्वी तट पर अगर हम लोग देखें कितने राज्य बसे हुए हैं तो 4। वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना, 4 राज्य पूर्वी तट पर कौन कौन से हैं? तो बच्चे 4, पहला तो हो गया आपका तमिलनाडु। कौन सा हो गया? तमिल हो गया, ठीक है ना, पहला हो गया तमिल। दूसरे पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य हो गया। तीसरे पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बच्चे आपका पड़ जाएगा ओडिशा। क्या पड़ जाएगा? ओडी कर दे रहा हूँ, ओडिशा, ये तीसरा राज्य हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें पीबी, पश्चिम बंगाल, कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ये 4। तो ये 4 राज्य क्या हो गए? ये पूर्वी तट पर सीमा बनाते हैं, ठीक है ना, पूर्वी तट पर स्थित हैं। और पश्चिमी तट पर कितने राज्य स्थित हैं? तो वो ये 5 राज्य स्थित हैं, ठीक है ना। पहला हो गया आपका गुजरात, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया कर्नाटक, और 5वां हो गया केरला, ठीक है ना। इतनी बात याद रहेगी मेरे भाई। चलिए गुड। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारत के साथ में जो है जलीय सीमा से, भारत की जलीय सीमा से संबंधित 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश। कहने का मतलब ये है बच्चे कि भारत के साथ में जलीय सीमा साझा करने वाले कितने देश हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि भारत के साथ में कितने ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। तो भारत के साथ में जलीय सीमा साझा करने वाले कितने देश हैं? 7 देश हैं। कितने देश हैं बच्चे? 7 देश हैं। इसको जरा भी एक बार इरेज कर देते हैं। भारत के साथ में जलीय सीमा साझा करने वाले, भारत के साथ जलीय सीमा साझा करने वाले, साझा करने वाले 7 देश, ठीक है ना। सॉरी बेटा अगर राज्य बोल दिया तो 7 देश हैं, ठीक है ना, 7 देश। भारत के साथ जलीय सीमा साझा करने वाले कितने देश हैं? वो 7 देश हैं, ठीक है ना। कितने देश हैं? 7 देश हैं। अब वो 7 देश कौन कौन से बच्चे? तो ये ध्यान दीजिएगा। पहला तो आप देखेंगे तो पाकिस्तान भी भारत के साथ में क्या करता है? भारत के साथ में पाकिस्तान भी जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाता है। ये जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाता है। तो पहला तो हो गया बेटा पाकिस्तान, पहला कौन हो गया? पाकिस्तान, ठीक है ना। अब दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे स्थान पे कौन सा आता है भैया? तो दूसरे स्थान पे आता है आपका मालदीव, ठीक है ना। ये लक्षद्वीप से, यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ठीक है ना। दमन और द्वीप को मिला के क्या बनाया गया? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के दक्षिण में क्या मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा आपको मालदीव, जिसकी राजधानी क्या है? माले, ठीक है ना, जिसकी राजधानी क्या है? माले। उसके बाद तीसरा जो आपका देश मिलेगा जो भारत के साथ में जलीय सीमा बनाता है तो वो है बच्चे श्रीलंका। ये क्या है? ये है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरे कोट्टा, ठीक है ना, जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ठीक है ना। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे कोट्टे। अगली बात करते हैं तो इसके भारत के साथ में अगली जलीय सीमा कौन साझा करता है? तो वो है बेटा बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है बच्चे? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो अगला पड़ता है आपका
म्यांमार, ठीक है ना। 5वें स्थान पर कौन सा आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, ठीक है ना बच्चे, म्यांमार आ जाएगा। अगले स्थान पर कौन सा आएगा, आ जाएगा म्यांमार आ जाएगा। उसके बाद 6वें स्थान पे कौन सा आ जाएगा, अगर 6वें नंबर की हम लोग बात करें तो 6ठे नंबर बच्चा आ जाएगा थाईलैंड, ठीक है ना। कौन आ जाएगा, थाईलैंड, ठीक है ना, थाईलैंड आ जाएगा। और 7वें नंबर पे अगर बच्चे बात करें तो ये आ जाएगा इंडोनेशिया, क्या आ जाएगा, इंडोनेशिया, ठीक है ना, इंडोनेशिया आ जाएगा, ठीक है ना, इसके स्थान पे आ जाएगा इंडोनेशिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, इंडोनेशिया की नई राजधानी पहले थी इसकी जकार्ता, अब इस समय हो गई है वर्तमान में नूसंतारा, ठीक है ना, क्या हो गई है, नूसंतारा, दिख रहा ना भैया, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये 7 देश क्या हो गए भारत में जलीय सीमा। अब कौन कौन कहाँ पे बसा, एक बार जरा मैप के भी माध्यम से देख लेते हैं। तो ये तो हो गया पाकिस्तान, दूसरा ये हो गया बांग्लादेश, ठीक है ना, दूसरा क्या हो गया, बांग्लादेश। तीसरा ये आपका हो गया कौन सा, श्रीलंका। यहाँ मैंने था लक्षद्वीप, यहाँ हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर के नीचे यहाँ लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप, भारत के लक्षद्वीप के साथ में कौन सीमा साझा कर रहा है, तो वो कर रहा है माले। इधर कौन साझा कर रहा है, अंडमान निकोबार के दक्षिण में अंडमान निकोबार है। इस अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार के दक्षिण में कौन सीमा साझा कर रहा है, तो यहाँ पे साझा कर रहा है इंडोनेशिया। कौन साझा कर रहा है, इंडोनेशिया। और यहीं पे अगर इसके इधर देखेंगे तो यहाँ पे साझा कर रहा है कौन, थाईलैंड। कौन साझा कर रहा है, थाईलैंड। तो ये भैया आपके क्या हो गए, ये आपके बच्चे क्या हो गए, 7 देश हो गए जो भारत के साथ में जलीय सीमा साझा करते हैं। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई, चलिए बहुत बेहतरीन, ठीक है ना, आगे बात करते हैं, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन। आगे बच्चे हम लोग बात करें तो आज हम लोग कुछ बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं की बात करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, जिनमें से सबसे पहले हम लोग बात करें तो भैया सबसे पहली इसमें जो रेखा है वो सभी पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी बात आपको आज हम नहीं बताने वाले हैं जो आपने लूसेंट वगैरह में नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है ना। चलिए, तो ज़्यादातर बच्चे लूसेंट ही पढ़ने पे ध्यान देते हैं। तो पहला है बच्चे यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मैकमोहन रेखा। कौन सी है, मैकमोहन रेखा, ठीक है ना, मैकमोहन रेखा, जो कि किसके किसके बीच में है, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है, तो बच्चे मैकमोहन है भारत और चीन के बीच में। किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, भारत और, मैकमोहन रेखा किसके बीच में, भारत, भारत, ये यहाँ पे खींची गई है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, ठीक है ना, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। इसे इसे 1914 में, इसे 1914 में शिमला में, ठीक है ना, इसे शिमला में, ठीक है ना, एक समझौते के दौरान किसने किया था, सर मैकमोहन ने, ठीक है ना, किसने किया था, सर मैकमोहन ने, ठीक है ना, सर मैकमोहन ने, ठीक है ना, 1914 में सर मैकमोहन ने क्या किया था, इसे निर्धारित किया था, ठीक है ना, मैकमोहन ने निर्धारित किया था, ठीक है ना, निर्धारित किया था, किया, आई बात समझ में, निर्धारित किया। तो अगर इसको याद करें तो, क्योंकि कभी कभी पूछा गया कि मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई, ये भी प्रश्न में पूछा गया है। तो बच्चे इसको याद करने का एक बेहतरीन तरीके से मैं एक देसी जुगाड़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पास जितनी भी ट्रिकें मिलेंगी वो सब देसी जुगाड़ वाली मिलेंगी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो देसी जुगाड़ में अगर आप लोग देखें, आप लोग जरा देखिए तो मैकमोहन में कितने अक्षर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर दिए हैं। तो इससे याद रखना 7 दूनी 14, कितना, 7 दूनी 14। तो मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई। कब खींची गई है, 1914 में, भारत और किसके बीच में है, चीन के बीच में। अगली अगर हम लोग रेखा की बात करें, अंतरराष्ट्रीय रेखा की, तो बच्चे अगली है डूरंड रेखा। कौन सी है, डूरंड रेखा, ठीक है ना, डूरंड रेखा। अब डूरंड रेखा के बारे में कई इसमें विवादित बातें भी उठती हैं, लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा है भारत और किसके बीच में, अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है ना, अफगानिस्तान के बीच में। तो बच्चे देखिए, लेकिन अगर वर्तमान समय में देखा जाए, वर्तमान समय में देखा जाए तो ये जो इस समय है भारत और, क्योंकि भारत के विभाजन के बाद से ये भारत में नहीं है, अब ये हिस्सा किसका हो गया है, पाकिस्तान का हो गया है। तो अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति डूरंड रेखा की किसके बीच में है, तो पाकिस्तान और किसके बीच में है, अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है ना।
चलिए यहाँ पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कब खींची गई थी। तो सबसे पुरानी बेटा यही खींची गई है, इसलिए भारत जब विभाजन हुआ तो ये अब किस में आ गई है, पाकिस्तान में। 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में इसे किसने खींचा था, इसे किसने निर्धारित किया था, सर डूरंड ने निर्धारित किया था। किसने किया था, सर डूरंड ने निर्धारित किया था, डूरंड ने निर्धारित किया, ठीक है ना। इसे किसने निर्धारित किया था, सर डूरंड ने निर्धारित किया था, ठीक है ना। तो अब वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, अब वर्तमान में ऐसे लिखिएगा, वर्तमान में यह पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है ना। किसके किसके बीच में है, अफगानिस्तान के मध्य है, ठीक है ना, अफगानिस्तान के मध्य है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चे। आगे बढ़ें, ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे बात यह थी सर इसमें हम जब आएगा तो विकल्प में टिक किसको लगाएंगे, अफगानिस्तान को लगाएंगे कि भारत को लगाएंगे। तो बच्चे जब भी आए तो आप इसको डूरंड रेखा में किसको लगाएंगे, भारत और पाकिस्तान को ही लगाएंगे, भारत और अफगानिस्तान को लगाएंगे, ठीक है ना, भारत और अफगानिस्तान को ही लगाएंगे डूरंड रेखा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि कब खींची गई थी, 1986 में, ठीक है ना। तो बच्चे अगली है आती है रेड क्लिफ रेखा। अगली कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। आपको पता है किसके, देखिए आप लोग बताइए, रेड लाइन किसके लिए खींची जाती है, जहां पे खतरा होता है, जहां पे खतरा होता है वहां पे क्या कर दी जाती है, रेड लाइन या रेड इंडिकेट कर दिया जाता है। तो आप बताओ किस देश के साथ में हमेशा रेड अलर्ट जारी रहता है, तो वो रहता है बेटा किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में, याद रहेगा ना। रेड अलर्ट किसके साथ जारी रहता है, पाकिस्तान के खिलाफ। तो भारत और किसके किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान, ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी, रेड सॉरी भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। इसे कब खींचा गया था, तो भारत की आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना, किसने किया था, तो इसमें थे सीजे एक सर थे जिनका नाम सीजे रेड क्लिफ, ठीक है ना, रेड क्लिफ, सीजे रेड क्लिफ ने इसे क्या किया था, निर्धारित किया था। किसने निर्धारित किया था, सीजे रेड क्लिफ ने इसे क्या किया था बच्चे, निर्धारित किया था। तो क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। इसको एक बार मैप में ही बता देंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है ना। देखिए मैकमोहन रेखा, मैकमोहन चीन और भारत के बीच में है, ठीक है ना। उसके बाद डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच में है, लेकिन अब कहाँ हो गई, भारत, ये यहाँ पे थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, अभी भारत और पाकिस्तान में वर्तमान में है, ठीक है ना, क्योंकि ये रेखा ऐसे खींची गई थी, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे निर्धारित की गई थी। तो अब ये रेखा किसमें आ गई है, पाकिस्तान में आ गई। उसके बाद इसे कब किया गया था, 1896 में सर डूरंड के द्वारा किया गया था। उसके बाद रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में खींची गई, सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी। क्या इतनी बात समझ में आ गई, चलिए बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं भैया फटाफट। देखो बच्चा, अगली हो गई, तो यहां तक हमारी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अगली है जो अब आप पढ़ेंगे वो लगभग किताबों में नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन ये पूछी जाती है, ठीक है ना, रेलवे वगैरह में पूछी गई है। तो ये है बच्चे 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा, ठीक है ना। ये एक रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, 3 बीघा गलियारा। ये किसके किसके बीच में है, तो ये बच्चे है भारत, ठीक है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके किसके बीच में है, बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य यहाँ पे, यानी पश्चिम बंगाल में। और कहाँ पे है, यहाँ पे भारत के स्थान पे क्या लिख सकते हो, पश्चिम बंगाल, क्योंकि विकल्प में पश्चिम बंगाल था, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य कौन सी सीमा रेखा है अंतरराष्ट्रीय, तो 3 बीघा गलियारा है। कौन सी बच्चे, 3 बीघा गलियारा है। एक और है, ठीक है ना, एक और है, उसे आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो है जीरो रेखा, ठीक है ना भैया। कौन सी है, जीरो रेखा, ठीक है ना बच्चे। आगे है जीरो रेखा। जीरो रेखा किसके किसके बीच में है, जीरो रेखा किसके किसके बीच में है,
तो बच्चे जीरो रेखा है त्रिपुरा, ठीक है ना, जीरो रेखा है त्रिपुरा और किसके बीच में है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य। ये यहाँ पे बांग्लादेश और ये है त्रिपुरा, इसके और इसके बीच में कौन सी रेखा है, तो यहाँ पे है जीरो। तो याद रखेंगे आप लोग भैया, यहाँ पे कौन सी है, जीरो रेखा, कौन सी है, जीरो रेखा, ठीक है ना। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में कौन सी है, तो यहाँ पे है 3 बीघा, कौन सी है, 3 बीघा गलियारा, ठीक है ना, 3 बीघा गलियारा रेखा, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय। ये भी अंतरराष्ट्रीय रेखा है, ये भी अंतरराष्ट्रीय। इससे पहले आपने पढ़ा है रेडक्लिफ रेखा, ठीक है ना, ये भी अंतरराष्ट्रीय है। मैकमोहन, ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है, अंतरराष्ट्रीय रेखा है। डूरन पढ़ा, डूरन भी क्या है, आपकी अंतरराष्ट्रीय ही समय रेखा है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई भाई कि नहीं समझ में आ गई, ठीक है। चलिए एक और है, ठीक है ना, वो फिलहाल अंतरराष्ट्रीय रेखा नहीं है, लेकिन अगला क्या है, अगला है पटकाई पहाड़ी, ठीक है ना, क्या है, पटकाई पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ, ठीक है ना, पटकाई पहाड़ियाँ। ये बच्चे हैं कहाँ पे, ये पटकाई पहाड़ियाँ, ठीक है ना, ये पटकाई, इनको कहते हैं पटकाई। ये जो आपका पर्वत है, मध्य पर्वत है, ठीक है ना, मध्य हिमालय, ये मतलब इसे महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का जो महान हिमालय है बच्चे, ये यहाँ पे है नामचा बरवा पर्वत, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, नामचा बरवा पर्वत, पूर्व में है, इसका जो बिंदु है, पूर्व बिंदु है इस पर्वत का, वो है नामचा बरवा पर्वत। और पश्चिम में जो इसका बिंदु है, यहाँ से, जहाँ से घूम के कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। तो यहाँ पे इसका नाम है बच्चे नांगा पर्वत, यहाँ पे क्या है, नांगा पर्वत, और यहाँ पे क्या है, नामचा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत से घूम जाता है किधर, ये दक्षिण की ओर घूम जाता है। तो दक्षिण की ओर जब घूमता है तो ये म्यांमार और भारत के बीच में, म्यांमार और भारत के बीच में क्या करता है, सीमा रेखा का काम करता है। यानी कि यहाँ से प्रश्न बनता है कि म्यांमार और भारत को कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती हैं, तो वो करती हैं पटकाई की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, पटकाई की पहाड़ियाँ। तो पटकाई की पहाड़ियाँ क्या करती हैं, पटकाई पहाड़ियाँ भारत व म्यांमार को अलग करती हैं, भारत व म्यांमार को अलग करती हैं, ठीक है ना, अलग करती हैं। तो ये मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। ये क्या करती है, इसको अलग करती है। बेहतरीन तरीके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। देखो ज़्यादा हम हड़बड़ाने की भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, आराम से मैप से और लिख के दोनों समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन हम उतना लंबा भी नहीं ले जाएंगे कि 2-4 घंटे का वीडियो बने, ठीक है ना। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना भाई। और प्लीज़ अगर लग रहा है कि मेहनत हो रही भाई बाबू, तो प्लीज़ एक बार क्या करिएगा, इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। दूसरी, अगर फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर मज़ा आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर, आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, देखते तो अच्छे से हो, ठीक है ना, लेकिन लाइक भी कर दिया करो ना। अगर मजा आए तो लाइक जरूर कर दिया करो, और सही गलत जो भी है, मतलब नीक बेकार जो भी है यार, प्लीज एक बार कमेंट कर दिया करो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मतलब अब पिछली क्लासों को देखें तो जिस तरीके का आपने प्यार दिया ना, बड़ा अच्छा लगा। आज मतलब लगा कि और मन से पढ़ाएं और मेहनत से पढ़ाएं, ठीक है ना। अब यही रिदम रहा और इसी तरीके आपने अच्छे से सपोर्ट किया तो और ज़्यादा व्यूज़ भी आएंगे और ज़्यादा क्या होगा, मेहनत भी होगी इस पर, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो जहां अगर थोड़ा बहुत कमी हुआ करे तो भी आप लोग बता दिया करो, ठीक है ना, चाहे कमेंट करके। ऑफलाइन वाले बच्चे तो ऑफलाइन नहीं बता देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके बता दिया करो, ऑनलाइन वाले, ठीक है ना। चलिए देखिएगा आगे बात करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई तो भैया एक और यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगली बात करते हैं, एक है संकोश नदी। एक क्या है भैया, संकोश नदी। संकोश नदी क्या है, संकोश नदी। संकोश नदी भैया कहाँ है, तो ये संकोश नदी ये है असम और अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ है, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये है भैया संकोश नदी, ये ऐसे जाती है, ठीक है ना। इस पेन को ले लेते हैं, ठीक है ना, इस पेन को ले लेते हैं, ये यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे जाती है, ठीक है ना। तो ये संकोश नदी क्या करती है, ये बच्चा करती है असम और अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है, ठीक है ना। यानी इसके बीच में सीमा रेखा का काम करती है, ठीक है ना। इसके बीच में क्या करती है, सीमा रेखा बनाती है। तो असम व अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की सीमा तय करती है, की सीमा साझा करती है, साझा करती है, ठीक है ना। किसके किसके बीच में साझा करती है, तो ये भैया असम और अरुणाचल। संकोश नदी किन दो राज्यों के मध्य है, तो वो असम और अरुणाचल प्रदेश। असम, ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और इसके नीचे क्या है, असम है। ये यहाँ पे क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश है बच्चे, यहाँ पे क्या है
अरुणाचल प्रदेश है और ये वाला हिस्सा किसका है, असम का है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा रेखा का काम करती है वो कौन सी नदी करती है, वो संकोच नदी करती है। कौन सी करती है, संकोच नदी। और ऐसे बहुत सारी अभी चीज़ें आपको आगे मिलने वाली हैं, बस धैर्य रखिएगा, चीज़ें नोट करते जाइएगा और क्लास को अच्छे से और बेहतरीन तरीके से देखिएगा और अपने मित्र में जरूर से शेयर करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात मेरी समझ में आ गई भाई। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, जो पिछली क्लास से संबंधित यानी रेखाओं वगैरह से संबंधित कुछ बातें रह गई थी, तो वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में, ठीक है ना। भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ से पहले आप थोड़ी सी कहानी सुनिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई, भारत का जो भौगोलिक विस्तार है उसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत एक ऐसा देश है दुनिया में कि जिसमें कई भौगोलिक चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है ना। कई भौगोलिक स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। स्थलाकृतियों का मतलब क्या होता है, स्थल के रूप में कृतियाँ पाई जाती हैं, स्थलाकृतियाँ, ठीक है ना, इसे कहते हैं स्थलाकृतियाँ। तो स्थलाकृतियाँ को अगर हम लोग तोड़ के पढ़ें तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा स्थल धन आकृतियाँ, यानी कि स्थलों के कई आकृति पाए गए हैं। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पे इसमें स्थल के अलग अलग आकृतियाँ पाई गई हैं। एक ही प्रकार की स्थल नहीं पाई गई कि पहाड़ ही पहाड़ हैं, यहाँ पे मैदान ही मैदान है, यहाँ बर्फ ही बर्फ है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मतलब हर चीज़ का मिश्रण मिलेगा आपको, बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, पहाड़ पर्वत मैदान, हर चीज़ का यहाँ पे क्या मिलेगा, वनस्पति उद्यान, हर चीज़ का भारत में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिश्रण मिलेगा, ठीक है ना। हर चीज़ का यहाँ पे क्या मिलेगा, मिश्रण मिलेगा, ठीक है ना। एक बात और किसी बच्चे ने पूछी थी ऑफलाइन बैच में कि सर भारत जो है दुनिया का ऐसा देश है जो यहाँ पे सर्वाधिक जातियाँ निवास करती है। तो बच्चे सही बात है, यहाँ पे सभी धर्मों को क्या है, समान यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रमुखता दी गई, मतलब सभी धर्मों को यहाँ पे समानता दी गई है, ठीक है ना। आपने अनुच्छेद में पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए मतलब पॉलिटी में पढ़ा है। तो स्थलाकृतियाँ भारत में पाई जाती हैं, ठीक है ना, मतलब कई प्रकार की यहाँ पे भौतिक स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये होता क्या भाई, स्थलाकृतियाँ होती क्या हैं। तो जैसे भारत में पर्वत भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पर्वत भी पाए जाते हैं। भारत में समतल मैदान भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। भारत में मरुस्थल भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बच्चे, मरुस्थल भी पाए जाते हैं भारत में। तो भारत में मैदान, पर्वत, मरुस्थल और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पे द्वीप समूह वगैरह भी पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, द्वीप भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। द्वीप समूह कह सकते हो या द्वीप कह सकते हो ना, द्वीप भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पाठार भी पाए जाते हैं, यहाँ पे पाठार पर्वत भी पाए जाते हैं। तो यही क्या होते हैं बच्चे, यही स्थलाकृतियाँ होती हैं, मतलब अलग अलग स्थलाकृतियाँ होती हैं। मतलब यहाँ पे कोई एक चीज़ नहीं कि मरुस्थल ही मरुस्थल है, मैदान ही मैदान है या पर्वत ही पर्वत है, ऐसा कुछ नहीं। भारत में सब चीज़ों का क्या है, मिश्रण। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए इतनी बात समझ में आई। तो भौतिक आकृतियों के अनुसार, मतलब भारत का जो भौतिक निर्माण है इसके पीछे कुछ सिद्धांतिक नियम दिए गए हैं, मतलब कुछ नियम दिए गए हैं। उस नियम में सबसे फेमस नियम जो माना जाता है वो बेटा है प्लेट विवर्तनिक नियम। कौन सा नियम है, प्लेट विवर्तनिक नियम, ठीक है ना। तो भारत के भौतिक विस्तार या भौतिक उत्पत्ति के बारे में, ठीक है ना, भौतिक आकृतियों के निर्माण के बारे में, भौतिक आकृतियों के निर्माण के पीछे किस चीज का हाथ है, तो प्लेट विवर्तनिक नियम, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत काम करता है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत काम करता है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चे अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये प्लेट विवर्तनिक नियम है क्या, ठीक है ना। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है क्या, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो जब कहा जाता है कि पृथ्वी ठंडी हुई तो यहाँ पे क्या हुआ कि
बारिश हुई, पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद यहाँ पे ज्वालामुखी लावे फूटे और लावे जो निकले वो जम गए और जमने के बाद यहाँ पे कुछ पर्वत पठार टाइप में बन गए, ठीक है ना। तो यानी कि इस जल जो पृथ्वी पे जल था, इस जल में कुछ प्लेटें पत्थर की जम गई, ठीक है ना, ये कह सकते हो लावे की प्लेटें जम गई और वो अलग अलग प्लेटें क्या जल में तैरने लगी, जल में क्या होने लगी, तैरने लगी, ठीक है ना। तो ये तैरते तैरते क्या हो गई, पहले तो ये एक बड़े आकार में गोल रूप में या कैसे भी आकार में एक बड़े आकार में चट्टान टाइप में थी। तो पहली बार तो ये चट्टान बीच से टूटी, तो ये दो भागों में बटी, ठीक है ना, ये दो भागों में बटी। एक तो कहलाई अंगारा लैंड, एक क्या कहलाई, अंगारा लैंड। उत्तर वाली जो हिस्से में बटी उसे कहते हैं अंगारा लैंड, उसे क्या कहते हैं बच्चा, अंगारा लैंड। और जो दक्षिण वाले हिस्से में बटी इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, इसे क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। अगर गोंडवाना लैंड में देखें तो यहाँ पे भारत है, ठीक है ना, प्रमुख इसमें जो है भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद इसमें दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है। और इसमें क्या है, दक्षिण अमेरिका है। और क्या है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ठीक है ना। तो ये गोंडवाना लैंड भी क्या हुआ, धीरे धीरे टूटा। तो एक दक्षिण ये ऑस्ट्रेलिया लैंड में टूट गया, ठीक है ना, ऐसे करके क्या हुआ, ये अलग अलग उसमें हिस्सों में टूटे। तो यहाँ पे ये कहा जाता है भाई देखो नीचे तो क्या भरा है, पूरा जल भरा हुआ है, ठीक है ना। आज जहाँ पे ये आपका हिमालय, मेरी बात को ध्यान समझिए, ये आपका जहाँ पे हिमालय है ये आपका गोंडवाना लैंड। यहाँ से देखेंगे तो जहाँ से पाठारी भाग है भारत का, ये पाठारी हिस्सा जहाँ से भारत का है, ये भारत का पाठारी हिस्सा जो है, ठीक है ना बच्चे, ये पाठारी हिस्सा सबसे पुराना हिस्सा है, सबसे पुरानी चट्टानें, सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है, पाठारी हिस्सा है। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि ये जो आपका हिमालय है बच्चे, सॉरी यार, हिमालय जो है भाई, ये हिमालय क्या है, नवीन है, ये क्या है, नवीन है। तो इसी की हम कहानी आपको, इसी की थ्योरी समझाना चाह रहे हैं आपको, कैसा नवीन है और क्या है इसका, फिर उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो बच्चे, तो यहाँ पे क्या था, एक तेथिस भूसागर था। क्या था बच्चे, यहाँ पे तेथिस भूसागर था, तेथिस भूसागर, ठीक है ना। जहाँ पे हिमालय है यहाँ पे एक तेथिस भूसागर हुआ करता था कभी। इसके नीचे कुछ चट्टानें हुआ करती थी, ठीक है ना, इसके नीचे क्या होती थी, कुछ चट्टानें हुआ करती थी। ये आपका प्रायद्वीपीय पठार, ये पूरा यहाँ पे क्या था, ये पूरा यहाँ पे जल भरा हुआ था, ठीक है ना। एक लैंड इधर था जो कि गोंडवाना लैंड में था। ये वाला लैंड किस में था आपका, ये आपका सॉरी ये वाला अंगारा लैंड में था, ये गोंडवाना लैंड में था। बीच में जल भरा था, इस जल के जो सागर था इसको कहते थे तेथिस सागर, इसे क्या कहते थे, तेथिस सागर। तो ये प्लेटें क्या हुई, धीरे धीरे संवहन करने लगी, मतलब तैरेंगी। तो तैरने पे क्या होता है, इनके बीच में कुछ गतियां होने लगी। तो ये धीरे धीरे गतियों की तरफ से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है ना, ये बढ़ना शुरू हो गई। तो बच्चे ये जो गोंडवाना लैंड था ये और कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो जब हल्की चीज हो जाएगी वो तेजी के साथ में बहेगी आगे की ओर। तो ये संवहन करते 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 ये उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। किधर बढ़ना शुरू कर दिया, उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। और ये उत्तर की ओर जाते जाते ये एक यूरेशियन प्लेट थी। यहाँ पे अंगारा लैंड में क्या थी, यूरेशियन प्लेट, यानी हिमालय की उधर क्या थी, यूरेशियन प्लेट थी। उस यूरेशियन प्लेट से आपकी ये प्लेट जाके क्या हो गई, टकरा गई, ठीक है ना। ये प्लेटें क्या हो गई, टकरा गई, ठीक है ना। गोंडवाना लैंड की जो प्लेट थी ये जाके यूरेशियन प्लेट से क्या हो गई, टकरा गई। तो अब आप बताओ जरा, एक इमेजिन करो थोड़ा सा कि पानी भरा है, पानी में आपने क्या किया है, पानी भर रखा है, पानी में कुछ प्लेट टाइप में डाल दिया है। अब वो आगे जाके क्या गति कर रही है, और गति करने के बाद क्या होगी, टकराएंगे आपस में। तो टकराने पे आप लोग बताओ क्या होगा, ऐसे जाके क्या होंगे, टकराएंगे। तो टकराने पे या तो कुछ चीज ऊपर की ओर उठ जाएगी या कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, नीचे की ओर धंस जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, होगा। तो ये प्लेटें जब तैरते 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 आपस में टकराई, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इधर गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये वाली जो इधर क्या था, यूरेशियन प्लेट थी। इधर कौन सी थी, यूरेशियन प्लेट। इधर की ऑस्ट्रेलिया और गोंडवाना लैंड की प्लेट थी, ये जाके इससे टकरा गई। तो ये थोड़ा सा वजन या बड़ी या विशाल चट्टान थी और ये हल्की चट्टान थी। तो भाई इसमें कुछ खास असर तो नहीं हुआ, लेकिन ये वाली जो थी वो ऐसे जाके क्या हो गई, घुस गई, ये अंदर की ओर घुस गई। इसका उदाहरण आप समझो, इसका उदाहरण समझो। एक ट्रक खड़ा है, ठीक है ना, एक ट्रक खड़ा है और मोटरसाइकिल जाके उसमें क्या गई, घुस गई। तो सोचो स्थिति क्या होगी।
ट्रक उड़ेगा कि आपकी बाइक उड़ेगी, मोटरसाइकिल उड़ेगी। तो बच्चे एक ट्रक खड़ा है, ठीक है ना, तो इस ट्रक को मानो यूरेशियन जो विशाल प्लेट है, मतलब मजबूत बड़ी प्लेट है, और इधर से जा रही है बाइक, यानी कि इधर से गोंडवाना की प्लेट जा रही है। तो वो हल्की थी तो स्पीड थी उसकी, और ये जाके ऐसे टकरा गई। तो वो बाइक से, उदाहरण लो, बाइक से टकराएगी ऐसे, तो बाइक क्या हो जाएगी, ऐसे घुसेगी ट्रक में, तो ये आगे की ओर ऐसे उड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐसे उड़ जाएगी। तो जब ये आगे की ओर उठी, तो ये उठने पे यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पाठारी क्षेत्र था, ठीक है ना, ये पाठारी क्षेत्र का जो उत्तर का हिस्सा था ये जाके नीचे की ओर धंस गया, और यहाँ इस जो प्लेट की कुछ जो चट्टानें थी, यानी कि तेथिस सागर के नीचे कुछ चट्टानें थी, जो हल्की चट्टानें थी, वो क्या हो गई, वो ऐसे की ओर उठ गई, वो ऊपर की ओर उठ गई। तो जो वो ऊपर की ओर उठी, तो वही क्या बन गया भाई साहब, वही हिमालय पर्वत बन गए। वो क्या बन गए, हिमालय पर्वत बन गए। और इधर वाली जो पाठारी थी, इनका जो दक्षिण का हिस्सा था, उत्तर का हिस्सा था, वो धसी, तो ये कुछ जाके आकार ऐसे बन गया। जो पहले आकार ऐसे था, वो आकार ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे बन गया। तो इधर भी आपकी जो पाठारी क्षेत्र ऊंचा हो गया, और इधर वाला जो था वो हिमालय बन गया। ये क्या बन गया, हिमालय बन गया। अब जब ये हिमालय का रूप ले लिया, तो अब ये बताओ, यहाँ बीच में बच्चे क्या था, यहाँ तो बीच में क्या था, तेथिस भूसागर था, यानी इस बीच में क्या था, तेथिस भूसागर। तो अब यहाँ का जो जल था वो इधर उधर भाग गया, कुछ इधर बंगाल खाड़ी में आ गया, कुछ इधर आ गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये चट्टानें ऊपर की ओर उठती, जैसे जैसे इनमें गति होती गई, ऊपर की ओर उठती चली गई। तो आज भी है कि गतिशील हैं, और ये क्या है, इसीलिए कहते हैं कि नवीन पर्वत है। कौन सा, हिमालय। अब सुनिए मेरी बात आगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नदियाँ जो बर्फ जमी, ये ऊंचाई पे हिस्सा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, बर्फ जमने लगा। बर्फ जमी तो यहाँ से नदियाँ निकलना शुरू हो गई। नदियों ने अपना रास्ता बनाया, तो वो जिधर की ओर ढाल होंगी उधर की ओर भागेंगी। तो जाहिर सी बात है, ढाल किधर की ओर था, ऐसे था, यानी कि ढाल ऐसे होगा तो इधर की ओर नदियाँ बहेंगी, तो नदियाँ इधर की ओर आ गई। ये जो इधर क्या था, ऐसे बताया था ना मैंने आपको, तो ये आपका हिमालय हो गया, और ये वाला हिस्सा कौन सा, पठारी भाग हो गया। तो पठारी क्षेत्र में भी कुछ नदियां थी जो इधर की ओर लौट के आई, जो हिमालय से निकली वो अधिकतर नदियां किधर के लौट के इधर की ओर आई। तो जब ये दोनों ओर से नदियां इधर आई, इधर गई, तो ये जो बीच में खाली वाला हिस्सा था, ये बच्चे जो खाली वाला हिस्सा था, ये क्या हो गया, भरना शुरू हो गया। ये खाली वाला हिस्सा क्या हो गया, भरना शुरू हो गया। यहाँ पे नदियों ने अपने साथ में बहा के लाया हुआ निक्षेप क्या कर दिया, छोड़ दिया। निक्षेप का मतलब अपने साथ में लाई हुई जो मलबा, रब्दा जिसको कहते हो ना अपने साथ में, तो जैसे बाढ़ आती है तो कितना रब्दा लेके आती है ना नदियाँ, कितना नदियाँ लेके आती है, जितनी पहाड़ से निकलती हुई वो आते आते यहाँ तक इतना रब्दा, इतना बौदा पैसा ले आएंगी कि क्या बताएं आपको, है ना। आपने खुद ही देखा होगा, ये सब अपना बौदा रब्दा ला के क्या कर दिया, यहाँ पे सब छोड़ दिया। समझ में आ रहा है ना भाई, बौदा रब्दा, तो ये यहाँ पे क्या कर दिया, छोड़ दिया। और यही जो रब्दा मिट्टी जो था, ये सब क्या हो गया, धीरे धीरे यहाँ पे जमता हुआ चला गया, और एक मोटे परत के रूप में जम के और एक समतल क्षेत्र का रूप ले लिया। क्या ले लिया, समतल क्षेत्र का रूप ले लिया। तो ये वाला हिस्सा क्या बन गया, ये बन गया मैदानी क्षेत्र। क्या बन गया भाई, ये बन गया मैदानी भाग। इसीलिए कहते हैं इसको, ये उत्तर का मैदानी भाग है। और ये वाला जो उठा उस तेथिस भूसागर और प्लेट विवर्तन नियम से जो टूट के, है ना, वो टूट के जब उठा, तो ये वाला कौन सा हिस्सा बन गया, तो ये बच्चे बन गया आपका कौन सा, हिमालय का पर्वत। कौन सा बन गया, हिमालय पर्वत। ठीक है, इसमें हिमालय पर्वत में दो कारण है कि इसको नवीन कहा जाता है। पहला कि अभी भी ये प्लेटें धीरे धीरे इसको धक्का लगा रही हैं, तो ये जैसे जैसे हिस्सा दबेगा, थोड़ा थोड़ा उठेगा हल्का हल्का। ये तो पहला कारण तो ये हो गया कि ये उठ रही है नवीन होने का। दूसरा कारण यहाँ पे बर्फ जमी होती है साल भर, तो यहाँ कुछ हिस्से की बर्फ क्या हो जाती है, जैसे गर्मी आएगी पिघल के गल जाती है, और पुनः जैसे ठंडी का मौसम आएगा तो फिर वो गल के मतलब जम जाती है। तो हो सकता है कि अगली बार ज़्यादा बारिश हो जाए या ज़्यादा बर्फीली बारिश हो जाए तो ज़्यादा ऊंचे तक पहुंच जाती हैं। तो उनकी ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, नवीन पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीन पर्वत। तो क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या, ये भाई हो गया आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ये पूरा क्या हो गया, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, बीच वाला जहाँ पे 3 बीघा लिखा, ये बीच में क्या हो गया, ये उत्तर का विशाल मैदानी भाग हो गया। इधर क्या हो गया, ये आपका बच्चे हो गया पाठारी भाग। ये क्या हो गया, पाठारी भाग। ये जो हिस्सा बचा, ये वाला होता है, इसे कहते हैं मरुस्थल। इसे क्या कहते हैं, मरुस्थल। इसे क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा भी बचा है किनारे किनारे का, ठीक है ना, ये जो किनारे किनारे का हिस्सा बचा है, ये देखो मैं इधर ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये किनारे किनारे का हिस्सा है।
इसे कहते हैं समुद्र का तटीय मैदान। इसे क्या कहते हैं? समुद्र का तटीय मैदान, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? समुद्र का तटीय मैदान। इतनी बात मेरी समझ में आई? क्या आपको प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत समझ में आया? इसी को कहते हैं, ये जो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड का टकराना और फिर ये एक हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाना, तो इससे क्या हो जाता है? हिमालय पर्वत का निर्माण। जो बीच में तैथिस भूसागर था, ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। नदियां यहाँ से निकल के क्या करेंगी? अपने अपने निक्षेपों को भर देंगी, और निक्षेपों के भरने से क्या हो गया? परतदार क्या बन गया? एक समतल मैदान बन गया। इसे कहते हैं विशाल मैदानी क्षेत्र। क्या इतनी बात मेरी समझ में है मेरे भाई? बेहतरीन, ठीक है। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर मजा आ गया भाई, समझ लीजिए आपको, ठीक है ना। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो पूरी बात आपको कहानी समझ में आ जाएगी। अब आगे क्या पढ़ना है आपको? आपको पढ़ना है भौतिक संरचना के आधार पे भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला तो भाई यही होगा कि उत्तर का मैदानी भाग हो गया, यहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है, ये मैदानी भाग हो गया। उसके बाद ये बीच में क्या है? समतल क्षेत्र है, यहाँ पे मैदान, ये क्या है? ये मैदानी, ये उत्तर का पर्वतीय मैदान है, ठीक है ना, पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ का समतल मैदान हो गया। तो पहला तो ये उत्तर का पर्वतीय मैदान हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? समतल मैदान हो गया। एक और दो ये हो गया। तीसरा बच्चे कौन सा हो गया? रेगिस्तान हो गया। चौथा बच्चे क्या हो गया? ये यहाँ से जो मैंने बना रखा है, ये त्रिकोणा आकार में, ये है बच्चे आपका पाठारी भाग। ये कौन सा है? पाठारी। यहाँ पे मजबूत चट्टाने वाली क्या मिलती हैं? पर्वत मिलते हैं, मजबूत चट्टान वाले पर्वत मिलते हैं, ठीक है ना। अब इनमें किनकी ऊंचाई औसतन सबसे ज्यादा होती है? इनकी होती, किनकी होती, क्या होती है? ये फिर अगली क्लास में, ठीक है ना। अभी पहले यहाँ तक देखो, तो ये मजबूत। तो चौथी बात तो ये हो गई। पांचवी बात बच्चे कौन सी हो गई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवी बात ये जो मैंने ऐसे ऐसे बना रखा है सांप सीढ़ी, ये सांप सीढ़ी में है समुद्री मैदानी भाग। क्या है? समुद्र का मैदानी, यानी समुद्र तट का मैदानी भाग, समुद्र तट का मैदानी भाग है। तो 5 ये हो गए। कहीं कहीं पे मिलता है, जैसे एनसीईआरटी या क्लास 9th की किताब वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बच्चे एक और भाग मिलता है भौतिक आधार पर, वो 6वां भाग मिलता है द्वीपीय आधार पर। अब जरा वो हम एक बार लिख देते हैं इस गोंडवाना और अंगारा लैंड को हटाने के बाद, ठीक है ना। तो देखिए, भौतिक आधार पर भारत का विभाजन। तो पहला बच्चे विभाजन के ऊपर देखें तो पहला कौन सा हो गया? उत्तर का पर्वतीय मैदान या पर्वतीय भाग, ठीक है ना, उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा बात करें तो मध्य का विशाल मैदान, ठीक है ना। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो बेटा पाठारी भाग है। कौन सा है? पाठारी। दक्षिण का पाठारी, दक्षिण का प्रायद्वीपीय, इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। चौथे की अगर बच्चे हम लोग बात करें तो चौथा भैया मतलब अगला कौन सा होता है? वो होता है मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल, ठीक है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, मरुस्थलीय भाग, ये जो राजस्थान वाला हिस्सा है। पांचवें की अगर हम लोग बात करें तो ये है समुद्री तटीय मैदान, ठीक है ना, समुद्री तटीय मैदान या भाग। अब 9th वगैरह या कुछ और स्पेशल किताबों में पढ़ेंगे तो वहां पे बच्चे क्या मिलेगा? एक 6वां भाग मिल जाएगा, जिसे कहेंगे, इसे कहेंगे द्वीपीय भाग या क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये 6वां मिल जाता है, लेकिन ये आपको 9th वगैरह यानी एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। लूसेंट वगैरह में ये सब ये नहीं मिलेगा, 6वां नहीं मिलेगा। तो क्या मेरी भाई इतनी बात समझ में आई? तो भारत के भौगोलिक आकृतियों के निर्माण के पीछे प्लेट विवर्तनिक नियम है। कौन सा नियम है? प्लेट विवर्तनिक नियम है। प्लेट विवर्तनिक नियम क्या है? मैंने आपको बताया, प्लेट विवर्तनिक नियम में एक तैथिस भूसागर होता है, ठीक है ना। उस तैथिस भूसागर के उत्तर में अंगारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना लैंड होता है, ये आपस में टकराते हैं तो क्या निर्माण होता है? हिमालय का निर्माण होता है, ठीक है ना। और हिमालय और पठारी भाग से जो नदियां बह के आती हैं तो उनमें जो अपना निक्षेप छोड़ देती हैं तो उससे क्या होता है? जहाँ पे तैथिस भूसागर होता है वहां पे किसका निर्माण हो जाता है? मैदानी भाग का निर्माण हो जाता है, समतल मैदान का निर्माण हो जाता है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? बेहतरीन। चलिए, अगर इतनी बात मेरी समझ में आई और लगा कि हाँ क्लास अच्छी लगी हो, बेहतरीन तरीके से समझाया गया हो, तो प्लीज़ बाबू एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो यानी क्लास को शेयर ज़रूर अपने मित्रों में करिएगा, ठीक है ना। और जो भी आपके मन में हो, कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ भी आप हमसे कहना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अब से ये क्लासेस आपको प्रतिदिन शाम को 7 बजे मिलेंगी, मॉर्निंग 5 नहीं, शाम को 7 बजे मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।